नमस्कार सभी का। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। क्लास 21 हमारी चल रही है और इसके दो पार्ट हमने कवर कर लिए, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये पार्ट 3 रहने वाला है। चलिए जानते हैं आज इस पार्ट 3 में क्या डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर हमने यहाँ तक कवर कर लिया है सारा, ये एग्जाम्पल तक हमने कवर कर लिया था कंपोजिशंस के बारे में। ये कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया था और ये थ्योरम्स भी हमने कवर कर ली थी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस। बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। ये सारा इमेजेस से रिलेटेड है। यदि आपको शायद ध्यान होगा, हमने पीछे जो कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ा था वो हमने एक बात नोटिस की थी कि हमने एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि हर एक एलिमेंट जो यू से आ रहा है उसकी इमेज जीरो जाएगी, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी कि एक लीनियर ऑपरेटर जो वी से वी होता है या फिर आप यू से यू भी कह सकते हैं, अगर हर एक एलिमेंट की इमेज जीरो एलिमेंट आता है तो वो एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वहाँ हमने एक बात नोटिस की थी कि सभी एलिमेंट्स का इमेज जीरो आ रहा है। और तो कई बार क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि कुछ एक एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को साइड में रखें, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं सोचें, तो कुछ एक एलिमेंट ऐसे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में जिनकी इमेज जीरो होती है और कुछ एक ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी इमेज जीरो नहीं हो। तो इन बात को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हैं। अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में जीरो एलिमेंट की इमेज जीरो आ रही है और उसके अलावा किसी और एलिमेंट की इमेज जीरो नहीं आती है, तो वो भैया नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। और सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब जीरो के अलावा कोई एलिमेंट है, उसकी इमेज जीरो आ जाए, तो फिर वो आज समझिएगा कि वो सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है। आइए इस कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली समझते हैं। अभी जो बोला है उस बात को समझाता हूं ग्राफिकली। क्या कॉन्सेप्ट कहता है, देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार है और उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन, मान लेते हैं टी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो यू से वी पर काम कर रही है। ये यू है हमारा और ये वी है, ठीक है। अब कुछ एक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी इमेज यहां पर आती है और वो एक जीरो बन जाता है। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है जीरो, है ना, एक एलिमेंट जीरो है। अब क्योंकि u एक वेक्टर स्पेस है, v एक वेक्टर स्पेस है, तो हर एक वेक्टर स्पेस के पास एक जीरो एलिमेंट तो होता ही है। डेफिनेशन हम पीछे से काफी बार चर्चा कर चुके हैं कि जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल अदा करता है। वेक्टर स्पेस में कुछ 8 प्रोबेबिलिटी जो होती है, 4 इंटरनल 4 एक्सटर्नल, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। तो हर एक वेक्टर स्पेस के पास जीरो एलिमेंट होता है। तो मतलब अगर जीरो अगर एलिमेंट है वेक्टर स्पेस यू का, तो जीरो की इमेज जीरो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जीरो मैप्स जीरो, जीरो की इमेज जीरो। तो अब तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर कहलाती है अगर जीरो के अलावा कोई और वेक्टर्स इमेज जीरो नहीं देता है। कहने का मतलब अगर कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर जीरो वेक्टर के अलावा किसी और वेक्टर की इमेज जीरो नहीं आए, फिर से बताता हूं, मतलब ओनली जीरो ही एक एलिमेंट है जिसकी इमेज जीरो आ रही है। जीरो के अलावा जो नॉन जीरो एलिमेंट है, यहां पर और सारे u1 है, u2 है, u3 है, u4, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, लेकिन उनकी इमेज जीरो नहीं आएगी। सिर्फ जीरो की इमेज ही जीरो आए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल केस बन गया। ट्रांसफॉर्मेशन की एक अलग पहचान बन गई। हाँ भाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है, मतलब हम कहते हैं ना भाई हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल मात्र यही काम करता है, यही एक ऐसा काम कर सकता है, तो वो स्पेशल हो गया, एक यूनिक हो गया, एक नई पहचान बना लिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का खेल भी यही होता है। कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है जिनके अंदर जीरो एलिमेंट ही इमेज जीरो देता है, बाकी कोई और एलिमेंट इमेज जीरो नहीं देते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाती है आपकी, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब जीरो के अलावा जो नॉन जीरो है, तो बहुत आसान है याद रखना, नॉन जीरो, नॉन जीरो की इमेज जीरो नहीं आए तो नॉन सिंगुलर। क्लियर है? अच्छा जी। अब दूसरा सिंगुलर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिंगुलर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो भी बड़ा मजेदार है। टी अगर यू से वी आ रहा है
तो सिंगुलर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया जीरो के अलावा कुछ और नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। मतलब जीरो आए या ना आए, उससे जीरो तो आएगा, इमेज जीरो, जीरो का इमेज तो जीरो आता ही है। जीरो के अलावा नॉन जीरो एलिमेंट्स कोई एक भी मिल जाए, मतलब इस जीरो के अलावा कोई एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो नॉन जीरो है और उसकी इमेज जीरो आ रही है, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। बस यही फंडा है। जीरो के अलावा जो नॉन जीरो है उसकी इमेज अगर भैया जीरो आ रही है ना, जीरो की इमेज तो जीरो आएगी, लेकिन जो नॉन जीरो है ना, जो नॉन जीरो है उसकी इमेज जीरो आ रही है, तो वो सिंगुलर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। केवल जीरो की इमेज ही जीरो आए, जीरो के अलावा दूसरे नॉन जीरो वेक्टर की इमेज जीरो नहीं आए, तब वो नॉन सिंगुलर। जीरो के अलावा नॉन जीरो वेक्टर्स की इमेज जीरो आ जाती है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर। बस अब देखिए समझने वाली बात क्या, इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नॉन सिंगुलर पर बनते हैं और नॉन सिंगुलर के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। अब इस नॉन सिंगुलर कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। मतलब नॉन सिंगुलर को एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक और पहचान है नॉन सिंगुलर की, और वो पहचान बनती है कर्नल से, कर्नल ऑफ टी से। तो पहले कर्नल ऑफ टी के बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं, हालांकि मैं पहले आपको बता भी चुका हूं। कर्नल ऑफ टी का मतलब नल स्पेस ऑफ टी। ये एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा सब स्पेस होता है, एक ऐसा सबसेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट यू के आते हैं। ठीक है, यू से आते हैं। यू कहां से आता है? यू से आता है, लेकिन एक कंडीशंस पर आते हैं कि टी यू की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। यस, कर्नल के अंदर, नल स्पेस के अंदर जो भी एलिमेंट यू का आएगा उसकी इमेज जीरो होती है। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं, अभी मैं कॉन्सेप्ट नॉन सिंगुलर का कर्नल से कनेक्ट करने वाला हूं। समझिए बात ध्यान से। कर्नल ये कहता है कि मेरे पास यू, सच दैट कर्नल के अंदर यू टाइप के एलिमेंट आएंगे। यू कहां से आएंगे? इस यू से। वही एलिमेंट यू कर्नल के अंदर जाएंगे जिनकी इमेज क्या है? जीरो। अब समझने वाली बात यह है कि नॉन सिंगुलर तो ये कहता है कि भैया जीरो की इमेज जीरो होती है, तब तो मैंने सुन नॉन सिंगुलर हूं। तो कहने का मतलब जीरो वेक्टर किसका है? यू का। तो कहने का मतलब कर्नल टी बनेगा अगर टी कोई नॉन सिंगुलर है तब। हां, अगर टी कोई नॉन सिंगुलर है तो कर्नल टी के पास एक स्पेशल बात आ जाएगी। हां, अगर टी नॉन सिंगुलर है तो कर्नल टी के अंदर केवल मात्र जीरो ही एलिमेंट आएगा। यस, अगर टी नॉन सिंगुलर है तो कर्नल टी में केवल जीरो ही एलिमेंट आएगा। बोले तो कर्नल टी नल स्पेस हो जाएगा। इसको नल स्पेस कहते हैं। हां, क्योंकि कर्नल टी में वो एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेज जीरो होती है। और नॉन सिंगुलर कहता है भैया मेरे पास तो सिर्फ जीरो ही है जो इमेज जीरो देगा, कोई और नहीं है। तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर कह रहे हैं तो कर्नल टी एक नल स्पेस है। तो कहने का मतलब जब हमें किसी ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर प्रूव करना है तो ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, ज्यादा सोच विचार नहीं करेंगे, सिर्फ ये प्रूव कर देंगे कि कर्नल टी बराबर नल स्पेस, कर्नल टी बराबर सेट हैविंग एलिमेंट जीरो। तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है। क्योंकि नॉन सिंगुलर ये कहता है कि मेरे पास जीरो की इमेज ही जीरो मिलेगी, कोई दूसरा नॉन जीरो इमेज जीरो नहीं देगा। तो कर्नल टी कहता है मैं तो वही एलिमेंट रखता हूं जिसकी इमेज जीरो होती है, तो कर्नल टी में सिर्फ जीरो ही आएगा नॉन सिंगुलर के हिसाब से। तो कहने का मतलब अगर हमने ये प्रूव कर दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल टी बोले तो नल स्पेस जीरो आ रहा है, सिंगलटन सेट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ है नल स्पेस ऑफ टी, है ना। कर्नल टी का मतलब क्या हो गया? कर्नल टी अगर हमने नल स्पेस ऑफ टी, अगर नल स्पेस प्रूव कर दिया, कर्नल का मतलब कितना होता है? कर्नल का मतलब होता है नल स्पेस ऑफ टी, और नल स्पेस ऑफ टी हमने क्या प्रूव कर दिया? नल स्पेस। ये क्या है आपका? नल स्पेस। मतलब नल स्पेस ऑफ टी यानी कि कर्नल ऑफ टी आपका नल स्पेस बन जाए सिंगलटन सेट हैविंग जीरो, तो उस केस में नॉन सिंगुलर हो जाता है। तो कहने का मतलब जब नॉन सिंगुलर प्रूव करना है तो इस फैक्ट का मैं यूज करूंगा। मैं ध्यान रखना, मैं जब थ्योरम्स प्रूव करूंगा तो इस कॉन्सेप्ट का बहुत बार इस्तेमाल करूंगा मैं। जब भी मुझे नॉन सिंगुलर प्रूव करना होगा तो इस कॉन्सेप्ट का मैं सहारा लूंगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कर्नल टी में सिंगलटन से जीरो आ रहा है तो मतलब सिर्फ जीरो ही इमेज जीरो दे रहा, कोई और नहीं दे रहा।
क्योंकि कर्नल टी में वो एलिमेंट आता है जिनकी इमेज जीरो होती है। तो नॉन सिंगुलर तो कहता है भैया मैं तो जीरो की इमेज जीरो दूंगा और कोई और नहीं दूंगा, तो उसका मतलब कर्नल टी में सिंगलटन सेट जीरो आएगा। तो ये समझ जाना कि वो ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिंगुलर ये कहता है कि जीरो के अलावा कोई और नॉन जीरो है, उनकी इमेज अगर जीरो आ गई तो समझ लीजिए सिंगुलर है। बस सिंगुलर से ज्यादा नॉन सिंगुलर पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, थ्योरम्स बनती है। चलिए जानते हैं क्या थ्योरम्स बनती है। तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट जान लें एक बार, हालांकि मैंने सारा ग्राफिकली समझा दिया, अब सिर्फ समझना है। क्या करा देखिए, नॉन सिंगुलर कहता है ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कहता है ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से वी इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर ओनली जीरो बिलोंग्स टू जीरो मैप्स जीरो बिलोंग्स टू वी। मतलब जीरो की इमेज जीरो आए। जीरो कहां से आ रहा है? यू से। मैप्स बोले तो मैपिंग कर रहा है, इमेज बना रहा है। क्या? जीरो। जीरो कहां से आ रहा है? ए बी से। मतलब जीरो की इमेज जीरो आ रही है, मतलब कि टी जीरो की इमेज क्या आ रही है? जीरो आ रही है। ये वाला जीरो कहां से आएगा? यू से। और ये वाला जीरो कहां से आएगा? वी से। तो मैं जीरो के नीचे यू लगा दिया और जीरो के नीचे वी लगा दिया सफिक्स में पहचान बनाने के लिए। तो इसका मतलब दैट इज जीरो, यू बिलोंग्स टू यू, टी यू इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब अगर नॉन सिंगुलर है तो टी यू बराबर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यह है ये यू आपका जीरो है और कुछ और नहीं है। अगर टी नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब यह है दैट इज, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें मतलब निकालें, तो अगर टी यू जीरो है तो इसका मतलब यू जीरो है, कुछ और नहीं है फिर, है ना। इन अदर वर्ड्स, एक पहचान और है, कहता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से वी इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ एन टी बोले तो कर्नल टी, जिसमें एक ही एलिमेंट मिलेगा सेट के अंदर जीरो, क्योंकि कर्नल टी में वो एलिमेंट होता है जिनकी इमेज जीरो होती है। और नॉन सिंगुलर कहता है भाई मैं जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट की इमेज जीरो नहीं दूंगा, तो कर्नल टी में जीरो ही एलिमेंट आएगा। समझ में आया बात? डेफिनेशन, दो डेफिनेशन बन गई ना। चलिए अब आता है एग्जाम्पल्स की तरफ। एक छोटा सा एग्जाम्पल कवर करते हैं। द आइडेंटिटी ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें यू और वी बराबर होता है। अगर टी हमारा यू से वी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर यू और वी बराबर हो जाते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि यू से यू करें या फिर वी से वी करें, तो ये दोनों बराबर होते हैं तो वो ऑपरेटर कहलाता है। तो कह रहा है कि एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, आइडेंटिटी बोला है, समझिए इस बात को। देखिए मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा, यहां मैं एग्जाम्पल बनाता हूं। टी R3 से R3, है ना, तो दोनों बराबर हो गए, तो मतलब एक ऑपरेटर है। और ये कैसा ऑपरेटर है? आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या है कि टी यू बराबर यू आएगा। यू कहां से आएगा? R3 से। मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज वही आएगी जो एलिमेंट यहाँ है। मतलब यहाँ वन रखेंगे तो वन आएगा, टू रखेंगे तो टू आएगा, थ्री रखेंगे थ्री आएगा, फोर रखेंगे तो फोर आएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, हालांकि कंपोनेंट आएंगे थ्री थ्री डायमेंशनल, तो जो थ्री डायमेंशनल यहाँ है वही थ्री डायमेंशनल यहाँ पर आएगा, है ना। तो अब ये कहता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर नॉन सिंगुलर होता है। कैसे होता है देखिए मैं इस बात को प्रूव करता हूं। टी यू आइडेंटिटी ऑपरेटर इस प्रकार से डिफाइंड होगा, हेयर जीरो बिलोंग्स टू R3 इज द ओनली वेक्टर फॉर विच टी यू इज इक्वल टू जीरो। मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर में तो क्या होगा भैया, जो एलिमेंट यहां है वो एलिमेंट यहां जाएगा, जो एलिमेंट मतलब इस जो एलिमेंट यहां पर है, अगर मान लीजिए यहां पर U1 है तो यहां पर U1 ही आएगा। मैं एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ, है ना। अगर टी यू से यू काम कर रहा है तो U1 की इमेज टी यू1 आएगी, है ना। इस प्रकार से जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ जाएगा। मतलब टी यू1 की इमेज क्या आएगी? U1। टी यू2 की इमेज क्या आएगी? U2। जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट आपस में दूसरे को पकड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर जीरो यहाँ पर है तो जीरो को जीरो पकड़ेगा, कोई और नहीं पकड़ेगा। U1 को U1 पकड़ेगा, U2 को U2 पकड़ेगा, तो उसका मतलब जीरो को जीरो पकड़ेगा। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब जीरो के अलावा कोई और दूसरा वेक्टर है नहीं है जो जीरो देगा। क्यों? U1 तो U1 को देगा, U1 जीरो को नहीं देगा। U2 तो U2 को देगा, जीरो को नहीं देगा। तो मतलब जीरो किसको देगा? जीरो को। तो मतलब जब यहां पर जीरो आएगा तो यहां पर जीरो आएगा, तो मतलब जीरो ही जीरो को पकड़ेगा, कोई और नहीं पकड़ने वाला। तो इसका मतलब हेयर जीरो बिलोंग्स टू R3 इज द ओनली वेक्टर फॉर विच टी जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑन R3 इज नॉन सिंगुलर। हाँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर R3 के ऊपर क्या होता है? नॉन सिंगुलर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिंगुलर वाला। A linear transformation T U से V is said to be singular only if some non zero element, some चाहे एक मिल जाए नॉन जीरो या दो मिल जाए, कितने मिल जाए,
फॉर विच टी यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के अलावा कुछ और नॉन जीरो हैं जो हमें इमेज जीरो दे रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इमेज इज ऑफ द सम नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ वेक्टर यू अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज जीरो वेक्टर, तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल बहुत दिमाग लगाकर एग्जाम्पल बनाया हुआ है। नॉन सिंगुलर में आइडेंटिटी ऑपरेटर नॉन सिंगुलर का एग्जाम्पल होता है, और सिंगुलर में जीरो ऑपरेटर। अब जीरो ऑपरेटर क्या है, R3 से R3 एक ऑपरेटर है। अब जीरो ऑपरेटर ये कहता है भैया टी यू बराबर जीरो आएगा फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू R3। मतलब बोले तो कि यहां के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज जीरो आएगी, हर एक की। U1 की इमेज भी जीरो, U2 की इमेज भी जीरो, मतलब U1 की इमेज भी जीरो, U2 की इमेज भी जीरो, मतलब सभी की इमेज जीरो आएगी। तो इसका मतलब जीरो की इमेज तो जीरो आ ही रही है, लेकिन जीरो के अलावा कुछ और नॉन जीरो भी हैं जिनकी इमेज भी जीरो आ रही है। तो यही तो एग्जांपल है, सिंगुलर यही तो कहता है कि जीरो के अलावा कुछ नॉन जीरो की इमेज जीरो मिल जाए, भले ही एक की मिले, दो की मिले या सबकी मिले, जीरो के अलावा कुछ नॉन जीरो की मिल तो रही है ना। तो इसका मतलब ये जीरो ऑपरेटर जो होता है उसके अंदर ये वाली कंडीशन होती है, तो इस कंडीशंस को पूरा करेंगे तो इसका मतलब जीरो के अलावा कुछ नॉन जीरो भी है, उनकी इमेज जीरो आएगी। तो इसका मतलब ये हमारा जीरो ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि नॉन सिंगुलर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और सिंगुलर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और ग्राफिकली जो मैंने आपको समझाया है, यहां पर जो मैंने ग्राफिकली आपको समझाया है, ये कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स प्रॉपर्टीज वहां पर लेके चलता हूं और ये प्रूव भी करके दिखाऊंगा मैं, और ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जाती है। एग्जाम में डायरेक्ट ये अपने आप में क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में बन के आ जाती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बन के आ जाती है, एज ए रिजल्ट पूछ लिया जाता है। आजकल तो आने लगे हैं एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरम्स भी आने लगी है ग्रेजुएशन की। तो पहले मैं इनको समझाता हूँ फिर इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। तो थ्योरम नंबर 1 पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, थ्योरम नंबर 1, ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर के ऊपर ही बनने वाली है। कहता है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी यू से वी, वो नॉन सिंगुलर है इफ एंड ओनली इफ टी इज 1 to 1। क्या खूबसूरत बात कही है, मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो वो 1 1 होगी, और उल्टा पढ़े इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली का मतलब दोनों तरफा काम करना है। अगर 1 1 है तो वो नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तो कहता है कि वो 1 1 ही होगी। कितनी अच्छी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आएगा कैसे कि टी यू से वी इज नॉन सिंगुलर देन टी इज 1 1 इज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट और इनकरेक्ट। सही बात है भाई, करेक्ट होगा। चलिए जानते कैसे, है ना, चलिए जानते कैसे, तो प्रूव करते हैं इसको। लीजिए पहली थ्योरम हमारे पास क्या है, वी हैव, तो ऐसा करते हैं इसको पार्ट में कवर करते हैं, है ना। तो इसका पहला पार्ट 1 ले लेते हैं यहां पर। पार्ट 1 का मतलब क्या है, हम इसको नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे और 1 1 प्रूव करेंगे। वी हैव टी यू से वी इज सिंगुलर। अच्छा जी, और करना क्या है, टू प्रूव टी इज 1 1। ठीक है जी, तो पहला पार्ट करते हैं, यहीं कर लेते हैं। यहाँ पार्ट 1 कर लेंगे, यहाँ पार्ट 2 कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 क्या कहता है कि भाई टी आपके पास नॉन सिंगुलर तो दिया हुआ है, और प्रूव करो कि टी क्या आपका 1 1 है, तो करते हैं। तो 1 1 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहां से दो एलिमेंट उठाओ, उनकी इमेज बराबर लेके चलो और उन एलिमेंट्स को बराबर प्रूव कर दो, 1 1 हो जाएगा। तो हम करते हैं लेट u1 u2 बिलोंग्स टू u, दो एलिमेंट हमने ले लिए, एंड tu1 बराबर tu2, ये दोनों की इमेज हमने बराबर ले ली। अगर हम ये प्रूव कर दे कि u1 और u2 बराबर है तो प्रूव हो जाएगा कि t क्या है, 1 1 है, और करते हैं। और इस कंडीशन को पूरा करने के लिए हमें इस सिंगुलर है इस कंडीशन का भी यूज करना है, गिवन का यूज करना है, सिंगुलर है इस बात का भी यूज करना है। चलिए अब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, tu1 माइनस tu2 बराबर में 0 वेक्टर, इसको उठा के इधर ला सकते हैं भैया। अब क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, टी ऑफ u1 माइनस u2 बराबर 0। सही बात है भैया, लेकिन टी तो कहता है कि मैं तो सिंगुलर हूं, तो अगर टी सिंगुलर है और ये u1 माइनस u2, ध्यान सुनिए, अगर u1 u2 u के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि u1 माइनस
U2 भी U में बिलोंग करेगा, दोनों एलिमेंट अगर U के हैं तो इनका डिफरेंस भी U में जाएगा। तो अगर ये एलिमेंट जो कि U का है, अगर ये एलिमेंट U का है और इसकी इमेज 0 आ रही है और T सिंगुलर है, तो इसका मतलब अगर इसकी इमेज 0 आ रही है तो वो तभी आ रही है जब वो U1 माइनस U2 0 है। यस, यही पॉइंट पकड़ना है आपको। अगर इस एलिमेंट की इमेज 0 आ रही है और T सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो ये कहता है भैया 0 की इमेज ही 0 दूंगा, किसी और की नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये एलिमेंट 0 ही है, तभी इसकी इमेज 0 आ रही है। यहां से यहां आना है, बस खेल खत्म हो गया। तो दिस इंप्लाइज U1 बराबर U2। तो हमने ये कंडीशंस लेके चले थे और हमने कर दिया U1 बराबर U2। तो इसका मतलब क्या हो गया, T इज 1 1। तो पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, T इज 1 1 प्रूव कर दिया। अब उल्टा करते हैं, है ना। पार्ट 2, पार्ट 2 लेके चलते हैं। और पार्ट 2 में करेंगे क्या, देखो बड़ा मजेदार काम है। पार्ट 2 में हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे कि T11 है, लेट T इज 1 1। T को 1 1 हम लेके चलेंगे और करना क्या भैया, है ना, टू प्रूव T इज नॉन सिंगुलर, T इज नॉन सिंगुलर। अब मुझे T को नॉन सिंगुलर प्रूव करना है, तो एक बात बताइए, अगर मैं T को नॉन सिंगुलर प्रूव करना चाहता हूं, तो मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कर्नल ऑफ T इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, कर्नल के अंदर सिर्फ 0 वेक्टर डाल दूं, है ना, 0 वेक्टर डाल दूंगा, सिंगलटन सेट 0 मतलब एक सेट के अंदर सिर्फ 0 वेक्टर ही है, सेट के अंदर क्या है, 0 वेक्टर ही है। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया सेट में सिर्फ 0 वेक्टर ही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि T हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर। हाँ, तो चलिए तो लेते हैं, खेल काम पे लग जाते हैं। तो एक एलिमेंट लेते हैं, लेट U बिलोंग्स टू कर्नल T, U बिलोंग्स टू कर्नल T। एक एलिमेंट U ले लेते हैं कर्नल T में, और मैं ये प्रूव कर दूंगा कर्नल T में सिर्फ सिंगलटन सेट 0 ही है। 0 मतलब एक 0 वेक्टर है, वो 2 टपल भी हो सकता है, 3 टपल भी हो सकता है। तो कर्नल T के अंदर मैंने एक एलिमेंट U, हमने एक एलिमेंट ले लिया कर्नल T के अंदर, ले लिया, ठीक है भाई। अगर U कर्नल T के अंदर है, तो कर्नल T तो ये कहता है भाई मेरे अंदर कोई एलिमेंट आ रहा तो उसकी इमेज 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब सीधा सा है कि T ऑफ U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और U कहां से आएगा, U से आएगा, क्योंकि कर्नल T के अंदर एलिमेंट U के ही होते हैं। तो अगर U कर्नल T में है, तो इसका मतलब TU बराबर 0 होगा भैया। ऑल्सो TU बराबर T0, 0 को T0 लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार पहले ही बताया कि 0 की इमेज 0 ही होती है। अगर अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन U से V जा रही है, तो 0 वेक्टर दोनों के पास होता है, U के पास भी V के पास भी। तो 0 की इमेज तो भैया 0 ही बनती है। तो मतलब 0 को, ये राइट साइड को मैंने 0 को T0 लिख सकता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ, मैंने पहले भी कई बार यूज किया हुआ है। अब T कैसा है भैया, T तो 1 1 है। यहां बताना चाहो तो बता सकते हो, ये 0 क्या चीज है, 0 वेक्टर U का है। ये अंदर जो 0 बैठा हुआ है ना, ये 0 कहां से लिया मैंने, U से लिया है। अब एक बात बताइए, T क्या है, 1 1 है। तो थोड़ा देर दिमाग लगाइए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए U1 मानूं और इस 0 को मैं U2 मानूं, कॉन्सेप्ट रिलेट करा रहा हूं। इसको मैं U1 मानूं, इसको मैं U2 मानूं, और TU1 बराबर TU2 है, और हमारा T11 है, तो इसका मतलब U1 बराबर U2 है। क्या समझे, तो इसका मतलब यह है कि U बराबर 0 है। अगर TU बराबर T0 है, तो U बराबर 0 क्यों, अरे क्योंकि भैया T क्या है, T इज 1 1 गिवन है, इस वजह से T 1 1 है, तो इसलिए U1 बराबर U2 बोले तो यहां पर U1 कौन है, U, और U2 कौन है, 0। तो U बराबर 0। तो U तो कोई जनरल एलिमेंट मैंने कर्नल T में लिया है और वही 0 है। तो U तो कोई शकल हो सकती है, U की तो कुछ भी शकल हो सकती है। तो जो भी एलिमेंट यहाँ पर जनरल आर्बिट्री आप ले रहे हैं वो तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब सीधे सा मतलब है कि 0 बिलोंग करता है कर्नल T में। तो कर्नल T में सिर्फ 0 ही है और कुछ और नहीं है ना। तो दिस इंप्लाइज कर्नल T इज इक्वल टू सेट हैविंग एलिमेंट 0। तो जैसे ही ये प्रूव हुआ, यहां लिख सकते हैं U बराबर 0 बिलोंग्स टू कर्नल T। तो U तो 0 है हमारा, तो U कर्नल T में जा रहा है, U तो 0 है, तो मतलब इस सेट के अंदर कोई और नहीं, 0 ही है। U एक एलिमेंट है ना, तो कर्नल T में एलिमेंट कौन है, 0 ही है। तो इसका मतलब अगर कर्नल T को मैंने 0 सिंगलटन सेट 0 प्रूव कर दिया, नल स्पेस प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब समझते क्या है, इसका मतलब सीधा सा है
टी हमारा इज नॉन सिंगुलर। तो ये डेफिनेशन कहती है नॉन सिंगुलर की, अगर कर्नल टी में सिंगलटन सेट 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा टी क्या है, नॉन सिंगुलर है। दैट्स ऑल, यही प्रूव करना था। समझ रहे हैं ना, सिंपल कॉन्सेप्ट था। चलिए अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, पार्ट 1 तो हमने थ्योरम नंबर 1 तो हमारी कवर हो चुकी, इसको हटा देते हैं हम। तो नंबर थ्योरम सेकंड नंबर क्या कहती है, कहता है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से वी नॉन सिंगुलर दिया हुआ है, इफ एंड ओनली, दोनों तरफा बात हो रही है। कह रहा है अगर टी नॉन सिंगुलर है, इफ एंड ओनली देन टी कैरीज लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ यू ऑन टू लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ वी। इसका मतलब समझते हैं पहले तो। कह रहा है अगर टी यू से वी कोई नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी यू से वी नॉन सिंगुलर है, तो यहां के जो वेक्टर है यू, इस यू के अंदर वो कैरीज करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन वी। कैरीज का मतलब क्या होता है कि यहां के वेक्टर जो इंडिपेंडेंट है उनकी इमेज यहां पर आएगी, वो भी इंडिपेंडेंट है। इस वर्ड का मतलब समझो, कैरीज का मतलब क्या है, टी कैरी करता है, टी अपने साथ ले जाता है, इंडिपेंडेंट वेक्टर को इंडिपेंडेंट वेक्टर की तरफ ले जाता है, ये है इसका मतलब। अगर टी नॉन सिंगुलर है तो इंडिपेंडेंट वेक्टर की जो इमेज बनेगी टी कैरी करके अपने पास यहां पर, टी यहां से एलिमेंट उठा करके अपने पास यहां पहुंचाएगा, तो जो यहां एलिमेंट यहां पर पहुंचेंगे 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 वो भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ये है इसका मतलब, ये हमें प्रूव करना है, दोनों तरफा करना है। तो पहले नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स टी कैरी करता है, मतलब टी इंडिपेंडेंट वेक्टर लेके जाता है तो वी के अंदर इंडिपेंडेंट वेक्टर ही कनेक्ट करता है, पहुंचा पाता है। समझ भाई, उल्टा लेके चलेंगे तो अगर टी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर लेके चल रहा है तो टी क्या है, नॉन सिंगुलर। क्लियर है, चलिए करते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, नॉन सिंगुलर लेके चलते हैं और इंडिपेंडेंट यू, इस यू के अंदर इंडिपेंडेंट वेक्टर लेंगे और उनकी इमेज को इंडिपेंडेंट वेक्टर्स प्रूव करेंगे, ये करना है। ठीक है, तो लीजिए पार्ट वन कवर करते हैं, सेकंड नंबर थ्योरम चल रही है। ठीक है, लेट टी यू से वी इज नॉन सिंगुलर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने मान लिया टी क्या है, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, करेक्ट है। अच्छा जी, लेट u1 कोमा u2 डॉट 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 u1, एक सेट बना लिया, u1 u2 डॉट डॉट u1 n वेक्टर्स का, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो सेट है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन u के लिए, u वेक्टर स्पेस है ना, t कहाँ है, u से v है, तो हमने इस u के अंदर इस वेक्टर का सेट बनाया जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है u के लिए। ठीक है, अब प्रूव ये करना है जो t हमारा है वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को कैरी करके जब इधर पहुंचाएगा तो वो भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो जो कोई भी वेक्टर यहां से यहां पर पहुंचेगा, अगर u1 यहां से यहां पहुंचेगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी, tu1। u2 जब t1 कैरी करेगा, तो सॉरी जब t कैरी करेगा u2 को तो उसकी शक्ल tu2 हो जाएगी। तो हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, सेट हैविंग tu1 कोमा tu2 डॉट 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 tu1, ये जो सेट है इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। li का मतलब क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन v। ये काम हमें करना है, क्लियर हो गया। ये नॉन सिंगुलर दिया हुआ है, अगर ये इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो t कैरी करके जब पहुंचेगा v के अंदर, तो t कैरी करेगा तो u1 की शक्ल v में जाकर tu1 बन जाएगी। तो ये जो वेक्टर्स बनेंगे वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बहुत आसान है, चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, आपको अभी याद आ जाएगा। देखिए, तो अगर हमें इनको इंडिपेंडेंट वेक्टर्स प्रूव करना है तो इनके जो स्केलर्स आएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में उन सबको भैया जीरो प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, कंसिडर a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 प्लस डॉट 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 प्लस a एंड t ऑफ u1 इज इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन लेकर चलते हैं, क्लियर है। और इस कंडीशन को लेकर चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि a1 a2 डॉट डॉट an सारे के सारे क्या हैं, जीरो। अगर ये काम प्रूव कर दिया तो ये सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे,
इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएंगे, ये सेट इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएगा, है ना। इनको हमें इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। अब देखिए यहां तक पहुंचने के बाद हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्केलर्स को अपने अंदर ले लेता है, तो दिस इंप्लाइज T1 T ऑफ क्या आएगा, T ऑफ A1 U1 T ऑफ A2 U2 डॉट डॉट T ऑफ AN U1 दैट्स इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है, क्लियर है, अच्छा जी। अब इसके बाद क्या कहानी है देखिए, दिस इम्प्लाई, फिर अभी तो मैंने स्केलर्स का इस्तेमाल किया, स्केलर्स को अंदर लेकर आ रहा हूँ, अब सारे को ऐड करूंगा, तो एडिशन कैसे होगा, T ऑफ सारे अंदर आ जाएंगे, A1 U1 A2 U2। आप पिछली क्लास पढ़ते हुए आ रहे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं कैसे कर रहा हूँ, AN U1 दैट्स इक्वल टू 0। क्लियर है, अब देखो ध्यान से, T क्या है, T भैया नॉन सिंगुलर है, तो T अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये जो वेक्टर अंदर बैठा हुआ है, इस वेक्टर की इमेज अगर 0 आ रही है और T नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये वेक्टर भैया 0 है। तो दिस इंप्लाइज A1 U1 A2 U2 प्लस डॉट 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 AN U1 क्या है, 0। अच्छा जी, हाँ। अब U1 U2 U1 तो इंडिपेंडेंट सेट है वेक्टर्स का, तो अगर U1 U2 U1 इंडिपेंडेंट है तो इनका जो स्केलर्स है वो सारे 0 हैं। दिस इंप्लाइज A1 इज इक्वल टू 0 कॉमा A2 इज इक्वल टू 0 डॉट 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 AN इज इक्वल टू, सारे 0 हो जाएंगे। यही हमें करना था, हमें इनको इंडिपेंडेंट प्रूव करना था, तो इस कॉम्बिनेशन में सारे स्केलर्स को 0 प्रूव करना था, तो वही तो हमने किया है, सारे स्केलर्स 0 प्रूव कर दिए। तो इनका सहारा लिया है U1 U1 U2 का, इस ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लिया है इसके स्केलर्स को 0 प्रूव करने में। तो इससे प्रूव हो गया क्या कि TU1 कोमा TU2 डॉट 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 T ऑफ U1, ये जो सेट बना है ये क्या है, इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब T कैरी करता है इंडिपेंडेंट वेक्टर को इंडिपेंडेंट वेक्टर पहुंचाने में, U के उठाकर, अगर T U के, इसका मतलब ये हो रहा है कि T जो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है U के, वो कैरी करके ले जा रहा है इंडिपेंडेंट वेक्टर्स किसके लिए, V के लिए। क्लियर हो रहा है, तो पार्ट 1 हमारा यहीं पर पूरा होता है। अब उल्टा करेंगे, ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे कि T कैरी करता है लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ U के और पहुंचाता है किसमें, इंडिपेंडेंट वेक्टर है V के अंदर। क्लियर है, और प्रूव करेंगे कि T हमारा नॉन सिंगुलर है। ठीक है, पार्ट 2, सेकंड का पार्ट 2। सेकंड के पार्ट 2 में हमें प्रूव क्या करना है, सेकंड के पार्ट 2 में हमें ये प्रूव करना है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि T कैरीज लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ U इन लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन V। T कैरीज करता है लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ U इन लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन V। करना क्या है, टू प्रूव T is नॉन सिंगुलर। T को प्रूव करना है नॉन सिंगुलर। अरे भैया T को नॉन सिंगुलर प्रूव करना है, इसका मतलब करना क्या है, दैट इज, इसका मतलब हमें ये करना है कि कर्नल ऑफ T दैट्स इक्वल टू सिंगलटन सेट हैविंग 0 वेक्टर। यस, अगर T को नॉन सिंगुलर प्रूव करना है तो मतलब दैट इज हमें ये काम करना है। कर देंगे भैया, चलिए करते हैं। तो ये काम करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं इसके अंदर, लेट, एक हमने वेक्टर ले लिया, लेट U बिलोंग्स टू कर्नल T। ठीक बात है भाई, U बिलोंग्स टू कर्नल T आपने ले लिया। अब जैसे U कर्नल T में जाएगा तो इसका मतलब T अगर हमारा कर्नल T है, बोले तो नल स्पेस ऑफ T है, तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ ये निकलता है T ऑफ U 0 वेक्टर आएगा। हाँ भाई, अब थोड़ी देर पहले हमने एक बात, थोड़ी देर क्या, कुछ क्लासेस पहले जब ये हमने वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो मैंने बहुत सारी थ्योरम्स अब तक मैं प्रूव करता हुआ ला रहा हूँ एक एक चीज, और सारी की सारी थ्योरम, रिजल्ट, प्रॉपर्टी जो भी मैंने प्रूव की है वो सारी मेरे काम आ रही है, हर क्लास के अंदर कहीं ना कहीं काम आ रही है। तो याद कीजिए, जब मैंने आपको लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंस का, इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझाया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट प्रूव भी करके दिखाया था और बोला भी था कि ये यूज बहुत होगा कि अगर कोई सिंगलटन सेट के पास
नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब इस सेट के अंदर एक ही वेक्टर है, वो नॉन जीरो है, तो वो जो सेट होता है आपका वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और अगर सिंगलटन सेट के अगर सेट के अंदर सिर्फ जीरो वेक्टर है तो वो भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, नॉट, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ये मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया था। अगर सिंगलटन सेट में सिर्फ जीरो ही एलिमेंट है तो वो सिंगलटन सेट जिसके पास जीरो एलिमेंट है वो कभी भी लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और अगर उसके अंदर नॉन जीरो वेक्टर आ रहा है तो वो हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। ये बात मैंने प्रूव भी करके दिखाई थी। तो अगर सिंगलटन सेट है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो वो इंडिपेंडेंट होगा। और सिंगलटन सेट के पास जीरो वेक्टर नहीं है, सॉरी जीरो वेक्टर है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब कि अगर सिंगलटन सेट में नॉन जीरो, जीरो के अलावा कुछ और वेक्टर है तो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। और जीरो के अलावा सिर्फ जीरो ही है कुछ, मतलब एक ये तो है नॉन जीरो, ये जीरो, अगर सिंगलटन सेट में जीरो वेक्टर बैठा हुआ है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट होता है ना। ये बात मैंने प्रूव भी की थी। तो अगर नॉन जीरो है तो इंडिपेंडेंट होगा और जीरो है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ध्यान रखना सिंगलटन सेट की बात कर रहा हूं, वेक्टर एक से ज्यादा है तो फिर कॉन्सेप्ट चला हिल जाएगा वहां से। सिंगल एलिमेंट है और वो नॉन जीरो तो इंडिपेंडेंट होगा, सिंगल एलिमेंट और वो जीरो ही है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अब एक बात बताइए, टीयू, टीयू किसका एलिमेंट है? अरे भैया टीयू घुमा फिरा के आए तो टी कहां से होती है हमारी, यू से वी होती है, फाइनली काम तो इसी के ऊपर चल रहा है। तो टीयू किसका एलिमेंट है? भैया वी का है। टीयू, टीयू शकल के एलिमेंट वी के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब सेट हैविंग एलिमेंट जीरो इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने बोला था अगर जीरो आ रहा है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो सेट हैविंग एलिमेंट जीरो इज नॉट इंडिपेंडेंट, दिस इंप्लाइज जीरो किसके बराबर आ रहा है? टीयू के। तो इस सेट के अंदर अगर टीयू वेक्टर है तो इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना भाई। जीरो वेक्टर आ रहा है तो मतलब इस जीरो, जिस सेट के अंदर, जिस सिंगलटन सेट में जीरो होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो जीरो की वैल्यू किसके बराबर? टीयू के। तो मतलब सिंगलटन सेट हैविंग एलिमेंट टीयू इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये टीयू किसका वेक्टर है? टीयू इसका वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है? अगर टीयू इंडिपेंडेंट नहीं है तो टीयू किसकी इमेज है? यू की। तो इसका मतलब सीधा सा है यू इज ऑल्सो नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन तो ये है कि जो टी है वो इंडिपेंडेंट वेक्टर यू से एक इंडिपेंडेंट वेक्टर वी में पहुंचा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो वेक्टर पहुंचने वाला इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो वेक्टर यहां पर जो था वो भी इंडिपेंडेंट नहीं था। ये है गिवन कंडीशन। अरे भैया, गिवन कंडीशन क्या कहती है कि टी कैरी करके ले जा रहा है इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के पास। और जो वेक्टर यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं पहुंचा वी में, तो इसका मतलब वो वहां पर इंडिपेंडेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि टी तो इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के पास ले जा रहा है, तो इसका मतलब जो यहां इंडिपेंडेंट है वो वहां पर इंडिपेंडेंट था। तो जो यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं था। ये गिवन कंडीशन कहती है। तो इसका मतलब अगर टी यू इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब टी यू इमेज किसकी है? यू की। तो यू भी इज ऑल्सो नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर यू इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है भैया? यू हमारा जीरो है। तो क्योंकि यू जीरो है तो हमें पता है जब सिंगलटन सेट में जीरो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है ना। तो इसका मतलब सेट हैविंग एलिमेंट जीरो इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो, टी यू सेट में टी यू है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो टी तो इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में पहुंचा रहा है, तो जो यहां इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब वो वहां पर इंडिपेंडेंट नहीं था। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट होता तो इंडिपेंडेंट वहां पहुंच जाता। तो इसका मतलब टी यू अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब टी यू इमेज किसकी है? यू की। तो सेट हैविंग एलिमेंट जीरो, सेट हैविंग एलिमेंट यू इज ऑल्सो नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब यू हमारा जीरो है। तो इसका मतलब यही सेट में एलिमेंट यू जो बैठा हुआ है वो यू जीरो है, क्योंकि सेट में अगर एलिमेंट जीरो होता है तो हमारा ये यू है, इसका मतलब यू जीरो है। तो अगर जीरो है तभी तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब यू की वैल्यू क्या है? जीरो। और यू क्या है? कर्नल टी के अंदर। तो इसका मतलब कर्नल टी में कुछ और नहीं, कर्नल टी में कुछ और नहीं भैया, सेट हैविंग एलिमेंट जीरो ही है। तो ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन ये कहती है टी इज नॉन सिंगुलर। टी क्या है? नॉन सिंगुलर है।
यस, यही करना था पार्ट 2 में, ये कंडीशन लेके चलनी थी और ये करना था और ये हमने कर दिया, दैट्स ऑल। क्या समझे? समझ में आया ना? बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी। तो थ्योरम सेकंड का आपने पार्ट 1 भी प्रूव कर दिया था और पार्ट 2 भी आपने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब सर जी आपने 2 थ्योरम हमारी यहाँ पर प्रूव कर दी है ना? अभी तो समय बचा है अपने पास, है ना? कितना समय बचा हुआ देखते हैं। तो अभी तो अपने पास 40 मिनट हुई है, अभी तो समय अपने पास, है ना? चलें तो इस क्लास को और थोड़ा, पार्ट नंबर, थ्योरम नंबर थर्ड में आते हैं। थ्योरम नंबर थर्ड में आते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया, थ्योरम 1 कवर कर ली, थ्योरम 2 कवर कर ली, अब थ्योरम थर्ड का नंबर लगाते हैं। क्या कहता है थर्ड में? क्या कहता है? कह रहा है अगर टी यू से वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी यू से वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ यू एफ, यू एफ बोले तो ये वेक्टर स्पेस यू ओवर द फील्ड एफ इज ए फाइनाइट डायमेंशनल, एक फाइनाइट डायमेंशनल का है, देन यू एंड आर टी, यू और रेंज ऑफ टी हैव सेम डायमेंशन इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉन सिंगुलर। मतलब दोनों तरफा काम प्रूव करना है। अगर u और आर टी की डायमेंशन सेम है तो आपको प्रूव करना है टी नॉन सिंगुलर है, और अगर टी नॉन सिंगुलर है तो आपको प्रूव करना है u और आर टी क्या है, सेम डायमेंशन रखते हैं। क्लियर हो रहा है बात? फिर से मैं बताता हूं, टी यू से भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी u से v क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है कि u की डायमेंशन बराबर आती है डायमेंशन ऑफ आर टी के। आर टी क्या है? यहां के एलिमेंट से जो इमेज बनेगी, इमेजेस का सेट, इमेजेस का सेट क्या होता है, आर टी होता है। जो जो इमेजेस का सेट बनेगा वो आर टी होता है। तो कहता है अगर डायमेंशन ऑफ यू डायमेंशन ऑफ आर टी बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब टी क्या है, टी इज नॉन सिंगुलर है। और टी अगर नॉन सिंगुलर है, ये दो दो एरो लगाता हूं मैं, डबल हेडेड एरो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो टी नॉन सिंगुलर है, और टी नॉन सिंगुलर है तो दोनों की डायमेंशन बराबर है। ये हमें प्रूव करना है दोनों तरफा। पहला पार्ट में ये लेके चलेंगे, ये करेंगे, और ये लेके चलेंगे, फिर ये करेंगे। कहानी क्लियर हो रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या करना है ना? चलिए फिर करते हैं। तो चलिए भैया, इनको हटा दो, काम हो गया। ठीक है भैया, तो चलिए फिर थर्ड, थ्योरम नंबर थर्ड का पार्ट 1, छोटी सी थ्योरम है, इसके 2 पार्ट में खत्म कर लेते हैं, यहीं कर देंगे इसको, इसी पेज पे कर देंगे इसको, है ना? यहाँ पार्ट 1 और यहाँ पार्ट 2। बहुत बढ़िया और आसान छोटी सिंपल थ्योरम है, रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। थ्योरम नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है। करना क्या, पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है हमारे पास, टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है भैया यू से वी, है ना? और यहां पर आर टी का मतलब क्या है, आर टी का मतलब आपका रेंज स्पेस, रेंज स्पेस का हो या सीधा रेंज कह दो, रेंज स्पेस ऑफ टी, है ना? तो वी हैव, अपने पास क्या है, डायमेंशन ऑफ यू बराबर डायमेंशन ऑफ आर टी। यस, डायमेंशन ऑफ यू बराबर डायमेंशन ऑफ आर टी। करना क्या है, टी को नॉन सिंगुलर प्रूव करना है। टू प्रूव टी इज नॉन सिंगुलर। तो करते हैं भैया टी को नॉन सिंगुलर प्रूव। कैसे करते हैं देखिए, जब बात डायमेंशन की आ रही है तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि डायमेंशन ऑफ यू किसके बराबर होती है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, नलिटी थ्योरम बाई रैंक नलिटी थ्योरम। क्या कहती है रैंक नलिटी थ्योरम? इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डायमेंशंस की बात आ रही है ना। तो ये कहती है कि डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी, एन टी बोले तो नल स्पेस, किसके बराबर होती है, डायमेंशन ऑफ यू के, ये वाला यू, है ना? अच्छा जी, अब गिवन कंडीशन अपने पास डायमेंशन ऑफ यू बराबर डायमेंशन ऑफ आर टी दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी। अब डायमेंशन ऑफ यू की जगह पर क्या रख देंगे, डायमेंशन ऑफ आर टी रख देंगे। जैसे ये रखा, ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि डायमेंशन एक नंबर होता है, 2 3 4 5, तो 2 है मान लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, कुछ भी हो कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा,
डायमेंशन ऑफ एंटी 0 आया। अब एंटी की डायमेंशन 0 है तो उसका मतलब क्या है, एंटी एक नल स्पेस है, क्योंकि नल स्पेस की डायमेंशन 0 होती है। क्लियर सी बात है ना, बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको ये बात। तो दिस इंप्लाइज एंटी क्या है आपका, एंटी मतलब एंटी क्या होता है, कर्नल टी, कुछ भी कह दो एंटी कह दो कर्नल टी। तो मतलब कर्नल टी क्या है आपका, नल स्पेस, मतलब सिंगलटन सेट 0, क्योंकि अगर डायमेंशन 0, इसी नल स्पेस की डायमेंशन 0 होती है, क्योंकि इसकी बेसिस क्या होती है, एम्प्टी सेट होती है। इसकी बेसिस एम्प्टी सेट है तो बेसिस भी कितने वेक्टर है, कोई वेक्टर नहीं है, तो डायमेंशन 0। तो इसका मतलब नल टी यानी कि कर्नल टी सिंगलटन सेट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब टी क्या है, नॉन सिंगुलर। भाई अगर ये कंडीशन हो जाती है तो टी नॉन सिंगुलर हो जाता है ना। तो दिस इंप्लाइज टी इज नॉन सिंगुलर। देखा कितनी आसानी से मैंने प्रूव कर दिया, किसका इस्तेमाल करके, रैंक नलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके, क्योंकि डायमेंशन की बात चल रही तो मैं इसका सहारा लूंगा। पहले प्रूव करता हूं मैं सारी बातें, ये थ्योरम मैंने प्रूव की हुई है, ऐसे हाल के मैं नहीं लेना कि कहीं भी कुछ उठा के चिपका दिया, एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ लेकर आ रहा हूं। तो ये बातें प्रूव हो गई। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में देखिए है ना, तो टी यू से वी एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, और टी इज नॉन सिंगुलर। टी क्या है, नॉन सिंगुलर, है ना, ये तो हमारे पास है। अच्छा जी, करना क्या है, करना क्या है, टू प्रूव डायमेंशन ऑफ आर, डायमेंशन ऑफ यू बराबर डायमेंशन ऑफ आर टी, ये करना है ना, तो कर देंगे। अब एक बताइए, टी नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज कर्नल टी, या फिर आप ऐसे कहो एन टी, नल स्पेस ऑफ टी, वो क्या है, सिंगलटन सेट 0 है। क्योंकि अगर टी नॉन सिंगुलर होता है तो कर्नल टी को ऐसा लिख सकते हैं, और कर्नल टी एंटी होता है ना। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है, फिर से रैंक नलिटी थ्योरम उठा के लाएंगे। वी नो डैट, वी नो डैट बाई रैंक नलिटी थ्योरम, वी नो डैट बाई रैंक नलिटी थ्योरम, क्या, डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी बराबर डायमेंशन ऑफ यू। सही बात है, जानते हैं हम। अच्छा जी, डायमेंशन ऑफ आर टी, डायमेंशन ऑफ एन टी क्या होगी, अरे भैया एंटी, एंटी तो सिंगलटन सेट 0 है, तो इसकी डायमेंशन तो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इसकी बेसिस क्या होती है, इसकी बेसिस सिंगलटन सेट होती है, सॉरी इसकी बेसिस एम्प्टी सेट होती है। तो अगर इसकी बेसिस एम्प्टी सेट है तो इसके अंदर कोई वेक्टर ही नहीं है, कोई वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन 0 है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एंटी क्या है, 0, डायमेंशन ऑफ यू। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया, दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ यू बराबर डायमेंशन ऑफ आर टी। तो यही तो हमें करना था मित्रों, यही काम हमें करना था जो हमने कर दिया है। क्या समझे, पार्ट 1 में हमने डायमेंशन और यू डायमेंशन ऑफ आर टी बराबर लिया तो टी को नॉन सिंगुलर प्रूव किया, यहाँ पे टी को नॉन सिंगुलर लिया तो इस कंडीशन का यूज करके डायमेंशन यू डायमेंशन ऑफ आर टी प्रूव कर दिया। और बीच का जो बैरियर हमारा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है वो है रैंक नलिटी थ्योरम ने, इसके बिना ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाता ये थ्योरम प्रूव करना। तो रैंक नलिटी थ्योरम के कोई डायमेंशन की बात आ रही है ना, तो रैंक नलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो पीछे की प्रूव की हुई थ्योरम कितनी काम आ रही है ना। तो अभी हमने क्या कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट जाना कि नॉन सिंगुलर क्या होता है, एग्जाम्पल भी सीखा हमने, फिर हमने सीखा सिंगुलर क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, फिर हमने प्रॉपर्टीज थ्योरम 1 2 और 3 दोनों प्रूव कर लिए है ना। और इसके बाद हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है भैया, इनवर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी समय काफ़ी हो चुका है, लगभग 50 मिनट हो जाएंगी, हो गई है 50 मिनट लगभग। तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरम्स भी आएंगी, एग्जांपल्स भी लूंगा मैं, तो ये 10 मिनट में तो कवर नहीं होगी, अच्छे तसल्ली से बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो पार्ट 4 बना के समझेंगे इस चीज़ को बढ़िया तरीके से, है ना। तो फिलहाल पार्ट 3 को यहीं पर फिनिश करते हैं, और ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पार्ट 4 में क्लियर करेंगे, क्लास 21 पार्ट नंबर 4 के अंदर, ठीक है। फिलहाल के इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।